Good morning, students. Today our topic is class 12th history subject, part number 1st, chapter number 9. Chapter name मुगल शासक, दरबार और वृत्तांत, इतिवृत्त। पारिभाषिक शब्द इसमें जो कुछ हमारे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो मुगल शासक थे वो किस तरह से दरबार और वृत्तांत के बारे में कुछ बताते थे और लिखते थे। तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पारिभाषिक शब्द के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले हमारा दे रखा है तैमूरी वंशज। तैमूर के वंश से संबंध रखने वाले जो मुगल स्वयं को तैमूरी वंशज कहते थे। बहु या यायावर वह समुदाय जो कि एक स्थान पर न बसा हो बल्कि विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए जीवन जीता हो। बादशाह, शाहों का शासक, शाह या फिर शासकों का शासक बाबर द्वारा ये उपाधि काबुल व कंधार जीतने के बाद ही ली गई थी। नेक्स्ट है हमारी न्याय की जंजीर। जहांगीर द्वारा स्वयं को न्यायप्रिय घोषित करने के लिए आगरा के किले में सोने की जंजीर लगवाई जिसे कोई भी फरियादी खींच सकता था। इतिवृत्त। इतिवृत्त का वर्ड जो है कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा चुकी हूँ। ये मुगल शासकों के दरबार में दरबारियों द्वारा लिखे गए वृत्तांत होते थे। तो मैंने आपको यही बताया था कि मुगल जो शासक है वो दरबार और वृत्तांत यानी कि दरबार के बारे में लिखता था और वृत्तांत में लिखता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें हमारा वो है तख्ताई तुर्की, जो कि बाबर की आत्मकथा की भाषा है। मूलतः यह तुर्की थी, लेकिन इस पर बाबर के कबीलों की बोली तख्ताई का प्रभाव था। हिंदवी, मुगल काल में उत्तर भारत में जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली भाषा। रजनामा, मुगल काल में महाभारत नामक पुस्तक का अनुवाद करके उसे रजनामा का नाम दिया जाता था। शाही किताबखाना, मुगल शासकों के महल में स्थित वह जगह जहाँ पर पुस्तकें लिखी जाती है। मुगल काल में कागज़ पर कलम से लिखने वाली एक शैली। नेक्स्ट है हमारा जियारत, कि किसी भी सूफी फकीर की दरगाह पर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना के लिए जाना। नेक्स्ट है फर ए इजहाई, ईश्वर से प्राप्त राज्य या अबुल फजल ने मुगलों के राज्य को फर ए इजहाई का नाम दिया था। दीन पन्हा, मुगल शासक हुमायूं द्वारा दिल्ली में बनाए गए भवन। सुलह ए कुल, अकबर की सबसे साथ मिलकर चलने वाली नीति जो थी वो सुलह कुल कहलाती थी। शाब्दिक अर्थ में स्वरूप इसे पूर्ण शांति भी कहा सकता है, यानी कि जो सभी मिलकर एक साथ अपना कार्य करते थे शांतिपूर्वक भी। नेक्स्ट है हमारा बुलंद दरवाज़ा, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाई गई ये दरवाज़ा रूपी इमारत थी। नेक्स्ट है हमारा जमीबोसी, अपने से बड़े के प्रति झुककर जमीन चूमकर अभिवादन करने की प्रथा थी। नेक्स्ट है चार तस्लीम, 4 बार झुककर अभिवादन करना। झरोखा, मुगल शासकों की सूर्योदय के समय जनता को महल की विशेष जगह के दर्शन देने की प्रथा। नेक्स्ट नौरोज, ईरानी परंपरा के अनुसार नववर्ष का उत्सव और इसे मुगल दरबार में उत्सव के रूप में मनाया जाना। हिजरी कैलेंडर, इस्लामी परंपरा के अनुरूप समय गणना बताने वाला कैलेंडर। तख्त ए मुरब्बा या फिर तख्त ए मुरब्बा, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया हीरे जवाहरात से जड़ा जो सिंहासन होता है वो मयूर सिंहासन भी कहता है और तख्त ए मुरब्बा भी कहलाता है। नकीब, दरबार में किसी भी विशेष व्यक्ति या शासक के आने की घोषणा करने वाला व्यक्ति। नजराना, मुगल शासक शहजादे का राज परिवार के किसी सदस्य का भेंट स्वरूप दिया जाने वाला उपहार। बादशाह बेगम, मुगल बादशाह की वह पत्नी जो शाही आवास की देखरेख करती है। हरम, शाब्दिक अर्थ में जो पवित्र वह स्थान जहाँ पे मुगल शासकों का परिवार रहता है। मनसबदार, मुगलों की सेवा में सैनिक और असैनिक सेवा करने वाला उच्च पद वाला व्यक्ति। सुबह, मुगल काल के प्रांत के लिए प्रयुक्त शब्द। जेसुइट, ईसाई धर्म प्रचारक के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। दीन ए इलाही, सभी धर्मों के बारे में सुनने के बाद अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में स्थापित किया गया नया मत। अब यहाँ पे हम ये चैप्टर का जो सारांश है समझिए वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो हमारा टाइम पीरियड है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में विश्व भर में अनेक जो युग परिवर्तक घटनाएं घटी थी वो इस चैप्टर में दिखाई गई हैं। नए नए राजवंशों की यहाँ पे स्थापना हुई थी।
यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन चले थे। उसी प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और उसके खंडरों पर मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। ये परिवर्तन भारतीय इतिहास का एक ऐसा परिवर्तन था जिससे न केवल देश के इतिहास की धारा को ही नया मोड़ दिया गया, अपितु एक नए 37 की नव प्रभाव का सूत्रपात भी किया गया। यह एक महान राजनीतिक परिवर्तन था। इस परिवर्तन का सूत्रपात तैमूर का वंशज बाबर था। मुगल शासक या मुगल वंश के स्थापक या संस्थापक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगाना में हुआ था, यानी कि वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में। 1494 ईस्वी में बाबर अपने पिता शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगाना का शासक बना। उसने 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीत लिया और 1519 से 1526 ईस्वी तक वो भारत पर 5 आक्रमण किए और वह सफल रहा। 1526 ईस्वी में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। अपने राज्य को सुदृढ़ आधार भी दिया था और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना। शेर शाह ने उसे 1540 ईस्वी में बेलगांव यानी कि कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा उसे भारत से निकासित होना पड़ा था और 1555 ईस्वी में शेर शाह के कमजोर उत्तराधिकारियों को हराकर फिर एक बार दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो यानी कि 1483 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था, 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका पुत्र अकबर शासक बना। अकबर ने अपनी पारंपरिक सफलताएं अपने शिक्षक व संरक्षक बहराम खां ने नेतृत्व में पाई। इसके बाद उसने प्रत्येक क्षेत्र में साम्राज्य का विस्तार किया। उसने आंतरिक दृष्टि से अपने राज्य का विस्तार कर इसे विशाल, सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। उसने राजपूत व स्थानीय प्रमुखों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा और 1564 ईस्वी में जजिया कर हटाकर गैर इस्लामी जनता को एक एहसास करवाने का प्रयास किया था। वह उनका भी शासक है। इस तरह अकबर अपने राजनीतिक, प्रशासनिक व उदारवादी व्यवहार के कारण मुगल शासकों में महानतम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से शासक बना। उसने अकबर की नीतियों को आगे बढ़ाया। उसने अपने जीवन की अधिकतर समय लाहौर में बिताया। 1611 ईस्वी में उसने मेहरुन्निसा यानी कि बाद में नूरजहां से शादी की। नूरजहां शासक में इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। 1627 ईस्वी में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर के बाद उसका पुत्र जो था खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। खुर्रम ने अपने पूर्वजों की नीति का अनुसरण किया। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद उसने ताजमहल का निर्माण का प्रारंभ करवाया। दक्षिण के बारे में उसने बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के संदर्भ में संतुलित नीति बनाई। उसने शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके पुत्रों के उत्तराधिकारी का युद्ध था, जो कि 1657 से 58 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें उनके 3 पुत्र दारा सिकोहा, मुराद और सूजा मारे गए थे। औरंगजेब इसमें सफल रहा था। उसने 1658 ईस्वी में शाहजहां को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया था। 1658 ईस्वी में वो अपने भाइयों को हराकर व पिता को बंदी बनाकर औरंगजेब सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। वह व्यक्तिगत जीवन में सादगी को पसंद करता था, लेकिन धार्मिक दृष्टि से संकीर्ण था। प्रशासनिक व्यवस्था में उसने कोई बदलाव नहीं किया था। उसके काल में मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिससे सैन्य तंत्र भी कमजोर हो गया था, यानी कि सैनिक भी कमजोर पड़ चुके थे। इस तरह से 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश में एक के बाद एक कमजोर शासक आए और इन कमजोर शासकों की वजह से ही उसका पतन होना, यानी कि इस साम्राज्य का पतन होना संभव था। इन शासकों के काल में शासन दरबार और अभिजात वर्ग के शासकों की पकड़ कमजोर हुई, जिसके कारण सत्ता का केंद्र दिल्ली, आगरा, लाहौर न होकर विभिन्न क्षेत्रीय नगर हो गए। इन नगरीय या क्षेत्रीय नगरों में क्षेत्रीय सत्ता की स्थापना हुई। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने
मुगल शासक मोहम्मद शाह की बुरी तरह से पराजित कर दिल्ली को लूट मार की। इससे मुगल साम्राज्य का वैभव, सम्मान और पहचान मिट्टी में मिल गई थी। 1857 ईस्वी में जन विद्रोह के बाद फिर एक बार जन विद्रोही ने मुगल राज्य वंश का नाम का प्रयोग किया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया और अंत में हार गया। उसके पुत्र व परिवारों के अधिकतर जो सदस्य थे वो कत्ल कर दिए गए थे। उसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद मुगल वंश भी समाप्त हो गया था। मुगल शासकों ने शासन के लिए जिस तरह से व्यवस्था अपनाई, उसके द्वारा वे विशाल विजातीय जनता और बहुसांस्कृतिक जीवन के बीच तालमेल बना सके। शासन व्यवस्था की इस कड़ी में इस वंश के शासकों ने अपने वंश के इतिहास लेखन की विशेष और ध्यान दिया। इतिहास लेखन दरबारी संरक्षण के दरबारियों और विद्वानों के द्वारा लिखा गया। इन दरबारियों के लेखकों द्वारा जहाँ शासक की इच्छा व भावना पर ध्यान रखा गया, वहीं उन्होंने इस महाद्वीप के संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई। आधुनिक इतिहासकारों, विशेष अंग्रेजी में लिखने वालों ने मुगलों की इस लेखन शैली को क्रॉनिकलिंग का नाम दिया। क्रॉनिकल, जिसको अनुवादित रूप में इतिवृत्त या इतिहास कहा जाता है। ये इतिवृत्त वृत्तांत भी कहा जाता है। मुगल काल की घटनाओं का कालानुक्रमिक यानी कि ईयर टू ईयर विवरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इन इतिवृत्तों की सामग्री द्वारा लेखकों का कड़ी मेहनत से इकट्ठी की गई थी। इन्हें व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत भी किया गया है। तो यहाँ पे कल जो हम करेंगे वो इस मुगल शासक का जो टाइम पीरियड है कि किस में या किसका कितने ईयर तक शासन चला, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। होमवर्क के रूप में यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे क्लियर करने होंगे और साथ साथ जो इस चैप्टर की मैंने आपको